बारिश हुई, रोड्स भरी, कुछ जगहों पर वाटर लॉगिंग हुई, फिर कुछ महीनों बाद टैंकर वापस आ गया। तो पानी गया कहाँ? क्या आपकी हाउसिंग सोसाइटी का बोरवेल पहले से जल्दी सूख रहा है? क्या आपके घर, फार्म या बिजनेस को पानी खरीदने, स्टोर करने और मैनेज करने पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है? अगर हाँ, तो एक बात साफ है, सिर्फ बारिश होना और वाटर सिक्योरिटी होना एक ही बात तो नहीं है। वाटर सिक्योरिटी का मतलब है जरूरत के समय पर्याप्त, सुरक्षित और रिलायबल पानी उपलब्ध होना। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के अनुसार 2025 के साउथ वेस्ट मानसून में भारत के लगभग 937 मिलीमीटर बारिश भारत में दर्ज हुई है। ये लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कई वर्षों की सामान्य औसत बारिश का लगभग 108% थी। आगे हम इसके लिए एलपीए एब्रिविएशन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब नेशनल लेवल पर मानसून अबव नॉर्मल था। फिर भी कई शहरों, गांवों, फार्म्स, हाउसिंग सोसाइटीज और इंस्टीट्यूशंस में वाटर स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नेशनल एवरेज लोकल रियलिटी नहीं बताता। कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है, कहीं कुछ घंटों में इतना पानी गिरता है कि रोड्स और ड्रेन्स भर जाते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद उसी शहर में टैंकर की जरूरत पड़ने लगती है। रेनफॉल एक नेचुरल इनपुट है, लेकिन वाटर सिक्योरिटी एक मैनेज्ड आउटकम है। 2025 की रीजनल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी यही बात दिखाती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एलपीए का लगभग 127% रहा है। सेंट्रल इंडिया में लगभग 115%, साउथ पेनिनसुला में लगभग 110%, जबकि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये लगभग 80% रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा रीजन वाटर सिक्योर था और दूसरा असुरक्षित था, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पोटेंशियल केवल नेशनल एवरेज देख करके तय नहीं किया जा सकता। यह हाइपर लोकल विषय है। सिटी बदलती है, रेनफॉल बदलती है, सॉइल बदलती है, ग्राउंड वाटर बदलता है, बिल्डिंग डिजाइन बदलती है और कस्टमर की जरूरत भी बदलती है। यही इस वीडियो का सेंट्रल सवाल है। अगर बारिश आती है, लेकिन हम जो है उसे सही तरीके से कैप्चर, स्टोर, रिचार्ज और मेंटेन नहीं कर पाते, तो क्या ये इम्प्लीमेंटेशन गैप एक लोकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है? और अगर बन सकती है, तो क्या ये सिर्फ टैंक, पाइप और रिचार्ज पिट बेचने का बिजनेस है, या ऑडिट से लेकर के डिजाइन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस तक एक पूरा प्रोफेशनल सर्विस मॉडल हो सकता है? ये विषय केवल इन्वायरमेंट का विषय नहीं है, ये आपके फैमिली बजट का विषय है। अगर हाउसिंग सोसाइटी को बार बार टैंकर मंगाना पड़े, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर बोरवेल अनरिलायबल हो, तो फार्म, स्कूल, हॉस्पिटल या स्मॉल फैक्ट्री की डेली फंक्शनिंग प्रभावित हो सकती है। अगर कमर्शियल बिल्डिंग जो है उसको इमरजेंसी वाटर सप्लाई अरेंज करना पड़े, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर बारिश के समय जो स्टॉर्म वाटर सही तरीके से मैनेज नहीं हुआ, तो फ्लडिंग और प्रॉपर्टी डैमेज का रिस्क बढ़ सकता है। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का मतलब है कि तेज बारिश उसका जो रन ऑफ होता है, उसको इस तरह से मैनेज करना कि फ्लडिंग कम हो और पानी सुरक्षित डायरेक्शन में जाए। रन ऑफ वो पानी है जो रूफ, रोड या किसी बिल्डअप सरफेस पर गिर कर के बह जाता है। और अगर रेन वाटर सिस्टम गलत डिजाइन हुआ, तो इंस्टॉलेशन पर पैसा खर्च होने के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी उसी के लिए है जो लोकल कंडीशंस को समझता हो। रूफ एरिया कितना है, रेनफॉल पैटर्न क्या है, स्टोरेज प्रैक्टिकल है या रिचार्ज, सॉइल पानी एब्जॉर्ब कर सकती है या नहीं कर सकती, सरफेस रन ऑफ पॉल्यूटेड तो नहीं है, और सिस्टम मानसून के बाद भी काम कर रहा है या नहीं। इस वीडियो पर हम 5 बातें समझेंगे। ज्यादा बारिश के बावजूद लोकल वाटर स्कैर्सिटी क्यों बनी रह सकती है, रेन वाटर स्टोरेज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में क्या फर्क होता है, एमएसएमईज यानी कि जो लघु उद्योग हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उनके लिए वास्तविक सर्विसेज कहाँ बन सकती हैं, प्राइसिंग, वर्किंग कैपिटल, कंप्लायंस और टेक्निकल लायबिलिटी समझना क्यों जरूरी है, और वाटर सिक्योरिटी को जीईपी, रीजनरेटिव इकोनॉमी और भारत की फिजिकल इकोनॉमी से जोड़ करके देखा जा सकता है। तो एमएसएमई का मतलब होता है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। कंप्लायंस का मतलब है कि एप्लीकेबल लोकल रूल्स, अप्रूवल्स और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का पालन करना। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन अभी जरूरी है। हमारा उद्देश्य हर बूंद को रोक लेना नहीं है,
बारिश का कुछ पानी रिवर्स, वेटलैंड्स, नेचुरल ड्रेनेज, इकोसिस्टम्स और डाउनस्ट्रीम यूजर्स के लिए ज़रूरी तो होता है। डाउनस्ट्रीम यूजर्स वो लोग मतलब कि जैसे फार्म्स हैं या इकोसिस्टम्स हैं, जो पानी के नेचुरल फ्लो के आगे के हिस्से पर डिपेंड करते हैं। सही अप्रोच ये है कि लोकल कंडीशंस के अनुसार रेन वाटर का वैज्ञानिक और जिम्मेदार मैनेजमेंट किया जाए। नमस्ते, मैं हूं वैभव वाजपेयी और आप देख रहे हैं प्रॉफिटेबल अर्थ। इस चैनल पर हम समझते हैं कि दुनिया क्यों बदल रही है, इसका आपके फ्यूचर पर क्या असर होगा और हमें क्या करना चाहिए। प्रॉफिटेबल अर्थ पर हमारा फोकस यही है, सिर्फ न्यूज़ और डेटा देखना नहीं, बल्कि उसके पीछे के इकोनॉमिक सिस्टम को समझना। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लीगल एडवाइस, टैक्स एडवाइस या गारंटीड बिजनेस रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मैं किसी सेक्टर, बिजनेस, लोन, इन्वेस्टमेंट या इनकम की गारंटी नहीं दे रहा। मेरा उद्देश्य न्यूज़, डेटा, इकोनॉमी, फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी और एमएसएमई अपॉर्चुनिटीज को सरल भाषा में समझाना है। कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने से पहले अपनी लोकल डिमांड, कैश फ्लो, कंप्लायंस और कैपिटल रिस्क को समझिए और किसी ट्रस्टेड एडवाइजर से जरूर बात कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक पिट खोदना और एक्यूफायर रिचार्ज करना, ये एक ही बात नहीं होती है। रेन वाटर को टैंक में स्टोर करना और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना दो अलग सॉल्यूशंस हैं, और यहीं पर बहुत से कस्टमर्स और नए एंटरप्रेन्योर्स पहली गलती करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते ही अक्सर हमारे दिमाग में एक सिंपल इमेज आती है। रूफ से पाइप लगाया, पानी नीचे आया, एक टैंक या पिट में डाल दिया और काम पूरा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। रेन वाटर स्टोरेज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज दो अलग सॉल्यूशंस हैं। इनका पर्पस अलग है, डिजाइन अलग है, रिस्क अलग है और कस्टमर के लिए फाइनेंशियल वैल्यू भी अलग हो सकती है। पहले स्टोरेज को समझते हैं। स्टोरेज का मतलब है कि रूफ या किसी सुटेबल कैचमेंट एरिया पर गिरने वाले पानी को कलेक्ट करके टैंक में रखा जाए। कैचमेंट एरिया वो सरफेस है जहां गिरने वाले पानी को कलेक्शन सिस्टम तक लाया जा सकता है। स्टोर्ड वाटर को उसकी क्वालिटी और ट्रीटमेंट के आधार पर, जो गार्डनिंग है, फ्लोर क्लीनिंग है, टॉयलेट फ्लशिंग है या कुछ प्रोसेस यूजेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हम नॉन पोर्टेबल यूज कहते हैं। नॉन पोर्टेबल का मतलब है ऐसा उपयोग जिसमें पानी सीधे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी कॉशन है। रेन वाटर ऑटोमेटिकली प्योर या ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता। रूफ पर डस्ट हो सकती है, बर्ड ड्रॉपिंग्स हो सकती हैं, केमिकल डिपॉजिट्स हो सकते हैं, पाइप्स और टैंक्स के अंदर कंटेमिनेशन हो सकता है। इसलिए ड्रिंकिंग या ह्यूमन कंजम्पशन से जुड़े यूज़ के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और ऑपरेटिंग कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है। और यही पिछले वाटर टेस्टिंग जो हमने वीडियो बनाया था उसके उस वो जो विषय था, उससे इसका सीधा कनेक्शन है। पहले वाटर सोर्स को समझिए, फिर पानी कैप्चर कीजिए, उसकी क्वालिटी प्रोटेक्ट कीजिए और ज़रूरत के अनुसार टेस्टिंग कराइए। सिर्फ पानी कलेक्ट करना ये पर्याप्त नहीं है। और हमारा जो पिछला वीडियो था वाटर टेस्टिंग का, उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम रिचार्ज को समझते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब है कि सुटेबल वाटर को ज़मीन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन के लिए भेजना। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि पानी का धीरे-धीरे मिट्टी और ज़मीन की परतों में प्रवेश करना। लेकिन हर जमीन रिचार्ज के लिए सुटेबल नहीं होती। आपको ये समझना होगा कि सॉइल किस प्रकार की है, पानी जमीन में कितनी तेजी से जा सकता है, ग्राउंड वाटर की कितनी डेप्थ पर है वो, लोकल जियोलॉजी कैसी है। जियोलॉजी का मतलब है कि उस क्षेत्र की मिट्टी, चट्टानें और जमीन की फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है। क्या आसपास सीवेज लीकेज है? क्या सेप्टिक टैंक बहुत पास में है? क्या इंडस्ट्रियल कंटेमिनेशन का रिस्क है? क्या ग्राउंड वाटर सलाइन यानी कि अधिक खारा है? और लोकल एक्वीफायर की स्थिति क्या है? एक्वीफायर मतलब ये ज़मीन के नीचे की मिट्टी या चट्टान की वो लेयर होती है, जिसमें ग्राउंड वाटर स्टोर और मूव कर सकता है। अगर इन क्वेश्चंस को इग्नोर करके सिर्फ आपने गड्ढा खोद दिया, पिट खोद दिया, तो सिस्टम जो है वो क्लॉग हो सकता है। तो मीनिंगफुल रिचार्ज ना हो पाए या कंटैमिनेटेड वाटर ज़मीन के नीचे जाने का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए रिचार्ज पिट कोई यूनिवर्सल प्रोडक्ट नहीं है, ये साइट स्पेसिफिक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म समझिए, फर्स्ट फ्लश। जब शुरुआती बारिश रूफ पर गिरती है, छत पर गिरती है, तो वो रूफ पर जमा डस्ट, लीव्स, बर्ड ड्रॉपिंग्स और दूसरी इम्प्योरिटीज अपने साथ बहा करके लाती है।
फर्स्ट फ्लश अरेंजमेंट इस शुरुआती डर्ट्स वाटर को स्टोरेज टैंक या रिचार्ज सिस्टम में जाने से पहले अलग करता है। इसके बाद फिल्टरेशन चाहिए, फिर ओवरफ्लो प्लानिंग चाहिए। ओवरफ्लो प्लानिंग का मतलब है ये तय करना कि टैंक भरने के बाद एक्स्ट्रा वाटर सुरक्षित रूप से कहाँ जाएगा। फिर क्लीनिंग शेड्यूल और रेगुलर इंस्पेक्शन। इंस्टॉलेशन के बाद बिजनेस खत्म नहीं होता। कई बार असली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टॉलेशन के बाद शुरू होती है। अब इसे एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। रेन वाटर पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला है रूफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेनफॉल मल्टीप्लाइड बाय रन ऑफ कोएफिशिएंट। रन ऑफ कोएफिशिएंट एक प्रैक्टिकल फैक्टर है। ये बताता है कि कुल रेनफॉल्स में से कितना पानी वास्तव में कलेक्ट हो सकता है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग की रूफ एरिया जो है वो 100 स्क्वायर मीटर्स है और एनुअल रेनफॉल जो है वो 800 मिलीमीटर्स का है। तो 1 स्क्वायर मीटर की रूफ पर 1 मिलीमीटर की बारिश लगभग 1 लीटर पानी देती है। तो 100 स्क्वायर मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 800 मिलीमीटर्स लगभग 80,000 लीटर्स थ्योरेटिकल रेनफॉल वॉल्यूम है। लेकिन पूरा पानी कलेक्ट नहीं होगा। कुछ पानी फर्स्ट फ्लश में जाएगा, कुछ लीकेज, इवेपोरेशन, ओवरफ्लो या रूफ लॉसेस में जाएगा। अगर केवल इलस्ट्रेशन के लिए हम 80% कलेक्शन एफिशिएंसी माने, तो पोटेंशियल रिकवरी लगभग 64,000 लीटर्स की हो सकती है। ये गारंटीड आउटपुट नहीं है। एक्चुअल रिजल्ट रेनफॉल टाइमिंग रूफ मटेरियल गटर डिजाइन टैंक कैपेसिटी ओवरफ्लो और कई सारे फैक्टर्स मेंटेनेंस के फैक्टर इन सब पे डिपेंड करेंगे। यहीं से पहली प्रैक्टिकल प्रोफेशनल सर्विस निकलती है, रेन वाटर पोटेंशियल ऑडिट। एक प्रोवाइडर कस्टमर जो है कस्टमर की रूफ मेजर कर सकता है, लोकल रेनफॉल डेटा देख सकता है, ड्रेनेज पाथ समझ सकता है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकता है, प्रिलिमिनरी रिचार्ज सुटेबिलिटी को चेक कर सकता है और कस्टमर को बता सकता है कि स्टोरेज बेहतर है, रिचार्ज बेहतर है क्या, या दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतर है। ये ऑडिट केवल कोटेशन देने का बहाना नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में पेड प्रोफेशनल सर्विस हो सकती है, क्योंकि सही असेसमेंट कस्टमर को गलत टैंक साइज, अनसुटेबल रिचार्ज पिट और अननेसेसरी खर्च से बचा सकती है। लेकिन यहाँ एक बिजनेस और सेफ्टी कॉशन चाहिए। जॉब स्विचर्स और एनआरआईज इसे केवल डिजिटल मार्केटिंग या रिमोट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस ना समझें। एनआरआई मतलब हमारे जो नॉन नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो दूर रहते हैं यहाँ से भारत से। मेंटेनेंस का काम फील्ड में होता है, सिर्फ ज़ूम कॉल पर नहीं होता। आपको सिविल वर्क समझना होगा, वाटर क्वालिटी रिस्क समझना होगा और जहाँ आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस खत्म होती है, वहाँ क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर, ग्राउंड वाटर स्पेशलिस्ट या लैबोरेटरी पार्टनर की ज़रूरत होगी। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन टेक्निकल लायबिलिटी भी है। टेक्निकल लायबिलिटी का मतलब है कि गलत डिजाइन, अनसेफ वर्क या मिसलीडिंग प्रॉमिस के कारण आने वाली प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब सवाल है, इस पूरे काम को ऑर्गेनाइज्ड लोकल सर्विस बिजनेस में कैसे बदला जाए। यहीं से कन्वर्सेशन की जो इस कन्वर्सेशन की कहानी है, एक प्रोफेशनल सर्विस बिजनेस की कहानी बन जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोडक्ट से आगे बढ़ करके लाइफ साइकिल वाटर रेजिलियंस सर्विस बन सकती है। क्या एंटरप्रेन्योर केवल पाइप्स, फिल्टर्स और रिचार्ज पिट्स बेचे, या कस्टमर को कंप्लीट वाटर रेजिलियंस सर्विस दें? यहीं पर बिजनेस मॉडल बदल जाता है। एक बेसिक इंस्टॉलर मटेरियल लगा करके प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनल प्रोवाइडर सिस्टम के पूरे लाइफ साइकिल में कस्टमर के साथ जुड़ा रह सकता है। लाइफ साइकिल का मतलब है प्लानिंग से लेकर के इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस तक का पूरा जीवन चक्र, पूरा लाइफ साइकिल। आपको केवल वन टाइम वेंडर नहीं बनना है, आपको लाइफ साइकिल वाटर रेजिलियंस पार्टनर बनने की कोशिश करनी है। पूरा सर्विस साइकिल कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे साइट ऑडिट, रेनफॉल कैलकुलेशन, सिस्टम डिजाइन, बीओक्यू यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज। बिल ऑफ क्वांटिटीज में प्रोजेक्ट में लगने वाले मटेरियल्स, उनकी क्वांटिटीज और इंडिकेटिव कॉस्ट का जो है विवरण होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है। फिर इंस्टॉलेशन, फिल्टरेशन, स्टोरेज या रिचार्ज, वाटर टेस्टिंग, कमीशनिंग। और कमीशनिंग मतलब है कि इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम को चेक, टेस्ट और फॉर्मली ऑपरेशनल बनाना। फिर एनुअल मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इस चेन का हर स्टेप अलग प्रोफेशनल वैल्यू क्रिएट कर सकता है। अब कस्टमर सेगमेंट्स को चार ब्रॉड कैटेगरीज में समझते हैं। पहला सेगमेंट है इंडिविजुअल हाउसेस और हाउसिंग सोसाइटीज। इंडिविजुअल हाउसेस में डिसीजन जल्दी हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट साइज छोटा और कस्टमर प्राइस सेंसिटिव हो सकता है।
हाउसिंग सोसाइटीज़ में रूफ एरिया जो है वो बड़ा हो सकता है। जो कॉमन वाटर डिमांड होती है उसमें बोरवेल स्ट्रेस और टैंकर कॉस्ट विजिबल होते हैं, लेकिन सोसाइटी अप्रूवल्स और डिसीजन मेकिंग में समय लग सकता है। दूसरा, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशनल कैंपसेस, इनके पास बड़ी रूफ हो सकते हैं। वाटर कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सेफ्टी, डॉक्यूमेंटेशन और वाटर क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तीसरा, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, यहाँ स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट, नॉन पोर्टेबल वाटर सब्स्टिट्यूशन, वाटर बैलेंस स्टडीज और कंप्लायंस सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। वाटर बैलेंस स्टडी का मतलब है ये समझना कि साइट पर पानी कहाँ से आता है, कहाँ इस्तेमाल होता है और कितना डिस्चार्ज या लॉस होता है। प्रोजेक्ट वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लायंस और कैपिटल नीड्स भी बढ़ जाती हैं। चौथा, सीएसआर और कम्युनिटी प्रोजेक्ट। सीएसआर मतलब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की बात हो रही है। इसमें कंपनीज ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सोशल और कम्युनिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती हैं। यहाँ कम्युनिटी ऑडिट्स, कंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग और इम्पैक्ट मेजरमेंट जैसी सर्विसेज हो सकती हैं। लेकिन टेंडर कंडीशंस, डॉक्यूमेंटेशन और पेमेंट साइकिल्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पर। अब एक सिंप्लीफाइड हाउसिंग सोसाइटी एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि सोसाइटी बार बार टैंकर मंगा रही है। सर्विस प्रोवाइडर सीधे टैंक बेचने नहीं जाता है वहां पर। वो पहले बेस लाइन बनाता है। बेस लाइन का मतलब है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले की करंट सिचुएशन का रिकॉर्ड। रूफ एरिया कितना है, एग्जिस्टिंग टैंकर डिपेंडेंसी कितनी है, बोरवेल की करंट कंडीशन क्या है, नॉन पोर्टेबल वाटर डिमांड कितनी है, एग्जिस्टिंग ड्रेन्स कहाँ जाती हैं, वाटर क्वालिटी का रिस्क क्या है, और एग्जिस्टिंग रेन वाटर सिस्टम जो है है तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑडिट के बाद ये पता चल सकता है कि साइट पर स्टोरेज ज़्यादा यूजफुल है या रिचार्ज ज़्यादा सुटेबल है या कंबाइंड सिस्टम चाहिए। फिर फेस्ड प्रपोजल बनाया जा सकता है। ऑडिट, डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है ये नियमित मेंटेनेंस के लिए सालाना सर्विस एग्रीमेंट करते हैं। यही डिफरेंस है प्रोडक्ट बेचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में। पॉलिसी लेवल पर भी कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स दिखाई देते हैं। जल शक्ति अभियान यानी कि कैच द रेन वाटर कंजर्वेशन और रिचार्ज पर फोकस करता है। जल संचय जो जन भागीदारी है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देते हैं। अमृत 2.0 ये है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन और एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, ये उसका फुल फॉर्म है अमृत अमृत 2.0 का। ये अर्बन वाटर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। लेकिन एक बात साफ है कि पॉलिसी सिग्नल और कंफर्म बिजनेस पाइपलाइन एक ही बात नहीं है। इन प्रोग्राम्स का मतलब ये नहीं है कि हर एंटरप्रेन्योर को कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिडी या प्रॉफिट गारंटीड है। टेंडर क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपीरियंस, वर्किंग कैपिटल और पेमेंट साइकिल फिर भी मैटर करेंगे। अब रिकरिंग रेवेन्यू को भी समझ लेते हैं यहाँ पर। रेन वाटर सिस्टम को एक बार इंस्टॉल करके छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे फेल हो सकता है। फिल्टर ब्लॉक हो सकते हैं, गटर्स चोक हो सकते हैं, फर्स्ट फ्लश अरेंजमेंट काम करना बंद कर सकता है, टैंक कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, रिचार्ज पिट में स्लिट भर सकती है। यहीं से एनुअल मेंटेनेंस की अपॉर्चुनिटी आती है। प्री मॉनसून इंस्पेक्शन, रूफ और गटर क्लीनिंग, फिल्टर रिप्लेसमेंट, फर्स्ट फ्लश सर्विसिंग, टैंक क्लीनिंग, डिस्टिलेशन, जो डिस्टिलिंग है वो डिस्टिलिंग मतलब जमा हुई मिट्टी और सिल्ट को निकालना, उसकी सर्विसेज जो है वो, और लीकेज चेक आपका, ओवरफ्लो टेस्ट, वाटर टेस्टिंग और मेंटेनेंस रिपोर्टिंग। एएमसी कस्टमर को जो सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में रखने में बहुत मदद कर सकता है और बिजनेस को केवल सीजनल इंस्टॉलेशन इनकम पर डिपेंडेंट रहने से बचा भी सकता है। तो इस सेक्टर में एडजेसेंट बिजनेसेस को एंट्री एडवांटेज हो सकता है, जैसे प्लम्बर्स हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, बोरवेल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट फर्म्स हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट्स हैं, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइडर्स हैं वो, और टैंक क्लीनिंग बिजनेसेस हैं, बहुत सारे हैं। इनके पास कस्टमर, टेक्नीशियंस, वेंडर नेटवर्क और फील्ड एक्सपीरियंस पहले से ही होता है। तो शुरुआती कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए आर्किटेक्ट्स, सोशल कमिटीज, फैसिलिटी मैनेजर्स, प्लम्बर्स और वाटर ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स यूजफुल रेफरल पार्टनर्स बन सकते हैं। कंप्लीटली अनरिलेटेड फाउंडर को पहले स्किल, फील्ड एक्सपोजर और टेक्निकल पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। जॉब स्विचर्स प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, कस्टमर एजुकेशन, ऑडिट डिपेंडेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है या बिजनेस डेवलपमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल डिज़ाइन बिना कॉम्पिटेंस के काम इसको करना नहीं चाहिए। एनआरआई जो है वो प्रोसेस डिसिप्लिन, क्वालिटी सिस्टम्स और कैपिटल लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन पैसिव रिमोट ओनरशिप रिस्की हो सकता है।
लोकल साइट विजिट्स, प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, कस्टमर सर्विस और मेंटेनेंस कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है। यहीं भारत की फिजिकल इकोनॉमी दिखाई देती है। ये बिज़नेस केवल ऐप या वेबसाइट पर नहीं चलता। इसमें इंजीनियर्स चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, जो मेसन्स हैं वो चाहिए, टेस्टिंग पार्टनर्स चाहिए, सिविल मटेरियल्स चाहिए, मेंटेनेंस की टीम्स चाहिए। सही ट्रेनिंग मिले तो सीज़नल वर्कर्स, स्पेशलाइज्ड वाटर रेजिलियंस टेक्नीशियंस बन सकते हैं। और यही लोकल प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है। यही टियर 2 और टियर 3 भारत में स्पेशलाइज्ड लोकल जॉब्स क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी देख करके तुरंत जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम होना और कस्टमर का पेमेंट करना दो अलग बातें हैं। अब एक जरूरी पैटर्न इंटरप्ट। वाटर प्रॉब्लम दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली तैयार है। कई कस्टमर्स जो हैं टैंकर के लिए पेमेंट कर देते हैं क्योंकि टैंकर इमीडिएट सॉल्यूशन है। लेकिन रेन वाटर सिस्टम लगाना एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। उसके लिए अप्रूवल चाहिए, कैपिटल चाहिए, टेक्निकल कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, और मेंटेनेंस कमिटमेंट भी चाहिए। इसलिए पहला स्टेप टेक्नोलॉजी नहीं है, पहला स्टेप है डिमांड टेस्टिंग। डिमांड टेस्टिंग का मतलब है कि ये समझना कि कस्टमर की वास्तविक प्रॉब्लम है क्या, रियल प्रॉब्लम क्या है। वो किस रिजल्ट के लिए पेमेंट करेगा, डिसीजन कौन लेगा, अप्रूवल कितने समय में होगा, बजट और कौन अप्रूव करेगा, और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। हाउस होल्ड का डिसीजन अलग होगा, हाउस होल्ड सोसाइटी का इसका अलग होगा, और स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री और सीएसआर प्रोजेक्ट में डिसीजन मेकिंग अलग होंगे। कहीं कस्टमर टैंकर डिपेंडेंस कम करना चाहता है, कहीं फ्लडिंग मैनेज करना चाहता है, और कहीं पर कंप्लायंस पूरा करना है, कहीं पर रिचार्ज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, और एक सेल्स पिच हर सेगमेंट पर काम नहीं करेगी। यहाँ फाउंडर्स की पहली गलती होती है, वे प्रॉब्लम देखते हैं और पेइंग डिमांड्स को नहीं देखते। अब प्राइसिंग को समझिए। प्रोजेक्ट को केवल एक लमसम नंबर में मत देखिए। प्राइसिंग स्टेजेस में हो सकती है, साइट विजिट, ऑडिट, डिजाइन, बिल ऑफ क्वांटिटीज, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर टेक्निकल असेसमेंट हमेशा फ्री करेंगे तो कस्टमर आपकी नॉलेज लेकर के इंस्टॉलेशन किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से करा सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ऑडिट की इंडिपेंडेंट वैल्यू हो सकती है। अपनी इंजीनियरिंग क्रेडिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबली प्राइस करना सीखिए। अब यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब है एक प्रोजेक्ट या सर्विस से आने वाली इनकम और उसे डिलीवर करने की पूरी कॉस्ट का वास्तविक हिसाब। आपको कैलकुलेट करना होगा कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, यानी कि कस्टमर को बिजनेस तक लाने का खर्च वो कितना हो रहा है। टेक्नीशियंस का टाइम है वो कितना हो रहा है, ट्रैवल टाइम है वो कितना हो रहा है, सिविल मटेरियल, फिल्टर्स और टैंक्स जो हैं वो कितने हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, टेस्टिंग कॉस्ट, वारंटी प्रोविजंस, मेंटेनेंस विजिट्स और सीजनल डाउन टाइम। सीजनल डाउन टाइम का मतलब है कि जो ऑफ सीजन में टीम या कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल ना हो पाना। वारंटी प्रोविजन का मतलब है यहाँ पर कि फ्यूचर रिपेयर या रिप्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कॉस्ट को उसका एस्टिमेट रखना। अगर प्रोजेक्ट वैल्यू 1 लाख रुपए है तो इसका मतलब 1 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं है। कमोडिटी जो जो हार्डवेयर में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। प्रोफेशनल डिज़ाइन, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग और इन मेंटेनेंस में डिफरेंशिएशन मजबूत है वो हो सकती है। कमोडिटी ट्रैप का मतलब है कि ऐसा मार्केट जहां प्रोडक्ट्स लगभग एक जैसे दिखते हैं और कंपटीशन केवल कम कीमत पर होने लगता है। टैंक और पाइप कोई भी बेच सकता है। ट्रस्ट, डिजाइन, लाइफ साइकिल, सर्विस, ये अलग वैल्यू क्रिएट करते हैं इसको। अब वर्किंग कैपिटल को समझते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस चलाने के लिए रोजमर्रा का पैसा, मटेरियल्स खरीदना, लेबर का एडवांस देना, ट्रांसपोर्ट पे करना और कस्टमर की पेमेंट आने तक प्रोजेक्ट चलाना। जो इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट या सीएसआर प्रोजेक्ट्स में पेमेंट देर से आ सकती है। टेंडर डिपॉजिट जो है वो लग सकता है। आपका परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ सकती है। परफॉर्मेंस में की जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार काम पूरा करने के लिए दी जाने वाली जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी हो सकती है। कुछ पेमेंट कंप्लीशन के बाद होल्ड हो सकते हैं। इसे रिटेंशन मनी कहते हैं हम लोग। रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा होता है जिसे कस्टमर डिफेक्ट्स या पेंडिंग वर्क के रिस्क को कवर करने के लिए कुछ समय के तक रोक सकता है। इसलिए प्रोजेक्ट पेपर पर प्रॉफिटेबल हो सकता है लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है। यही फाउंडर्स फंसते हैं। रेवेन्यू दिखता है लेकिन बैंक अकाउंट खाली रहता है। माइलस्टोन बिलिंग यूजफुल हो सकती है। माइलस्टोन बिलिंग का जो मतलब है वो है कि प्रोजेक्ट के अलग स्टेजेस पूरा होने पर अलग अलग पेमेंट लेना। ऑडिट पर पेमेंट,
आपका डिज़ाइन अप्रूवल पर पेमेंट, मटेरियल मोबिलाइज़ेशन पर पेमेंट और कमीशनिंग पर बैलेंस। इससे फाउंडर को पूरा प्रोजेक्ट अपनी पर्सनल सेविंग से फाइनेंस करने का रिस्क कम हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट पेमेंट टर्म्स कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट टाइप पर डिपेंड करेंगे। अब बिजनेस नंबर से थोड़ी देर के लिए सेक्टर डेटा की तरफ लौटते हैं, क्योंकि नेशनल पिक्चर को भी बैलेंस के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी कि CGWB इसके 2025 नेशनल असेसमेंट के अनुसार एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज लगभग 448.5 BCM था। BCM मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ये बड़े वाटर वॉल्यूम्स मापने की यूनिट है BCM। तो एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स लगभग 407.75 BCM पर था। इसका मतलब कि ये जो एनुअल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, जिसे असेसमेंट के अनुसार उपयोग के लिए उपलब्ध माना जाता है, एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लगभग 247.22 BCM थी। लगभग 73% असेसमेंट यूनिट्स सेफ कैटेगरी में थी। असेसमेंट यूनिट वो डिफाइंड यूनिट जो है लोकल एरिया है, जहां ग्राउंड वाटर की स्थिति अलग से इवेल्युएट की जाती है। सेफ कैटेगरी का जो ब्रॉडली मतलब है वो ये है कि असेसमेंट यूनिट में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का लेवल अभी क्रिटिकल सीमा से नीचे है। लेकिन सेफ का मतलब अनलिमिटेड वाटर नहीं होता। वाटर क्वालिटी, डेप्थ और लोकल स्ट्रेस के अलग इश्यूज हो सकते हैं। लगभग 11% असेसमेंट यूनिट्स ओवर एक्सप्लॉइटेड थी। ओवर एक्सप्लॉइटेड मतलब कि उस असेसमेंट एरिया में एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अवेलेबल एनुअल जो एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर रिसोर्स से बहुत ज़्यादा है। अवेलेबल ग्राउंड जो गवर्नमेंट डेटा है उसके अनुसार ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स का शेयर 2017 के लगभग 17.2% से घट करके 2025 में 10.8% हुआ है। ये नेशनल इंप्रूवमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी या एक्विफायर्स उसमें सेफ है। नेशनल एवरेज आपके कस्टमर की साइट कंडीशन नहीं बताता है। बिजनेस और इंजीनियरिंग डिसीजंस लोकल डेटा पर होने ही चाहिए। कंप्लायंस भी लोकल स्पेसिफिक है। म्युनिसिपल रूल्स भी अलग हो सकते हैं। स्टेट बिल्डिंग रेगुलेशन अलग हो सकती है। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं। इंडस्ट्रियल साइट पर पॉल्यूशन कंट्रोल कंडीशंस रिलेवेंट हो सकती हैं। रूफटॉप टैंक लगाने से पहले स्ट्रक्चरल लोड असेसमेंट जरूरी हो सकता है। स्ट्रक्चरल लोड असेसमेंट का मतलब है ये जांचना कि बिल्डिंग की स्ट्रक्चर है वो अतिरिक्त वाटर वेट सुरक्षित रूप से संभाल सकती है या नहीं संभाल सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए। वर्कमैनशिप की वारंटी क्या है, कंपोनेंट्स की वारंटी क्या है, क्लीनिंग कस्टमर करेगा या सर्विस प्रोवाइडर। ये भी क्लियर होना चाहिए कि रेनफॉल वेरिएशन और एक्यूफायर बिहेवियर सर्विस प्रोवाइडर के कंट्रोल में नहीं है। कस्टमर से भी कभी ये प्रॉमिस मत कीजिएगा कि बोरवेल निश्चित रिचार्ज होगा, वाटर निश्चित पोर्टेबल होगा या टैंकर कॉस्ट निश्चित जो है वो खत्म हो जाएगी। रेनफॉल, जियोलॉजी, वाटर डिमांड और मेंटेनेंस आपके कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आउटकम गारंटी के बजाय डिजाइन अजम्पशंस, सर्विस स्कोप और लिमिटेशंस को डॉक्यूमेंट कीजिए। सीजनैलिटी को भी समझिए। प्री मॉनसून पीरियड्स में इंक्वायरीज बढ़ सकती हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद डिमांड को स्टेबल एनुअल रेवेन्यू मत मानिए। EMC, टेस्टिंग, क्लीनिंग और परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग रिकरिंग रेवेन्यू इंप्रूव कर सकते हैं। बेसलाइन और पोस्ट इंस्टॉलेशन डेटा को डॉक्यूमेंट कीजिए। प्रोजेक्ट पहले स्थिति क्या थी उसकी, टैंकर डिपेंडेंस कितनी थी, एग्जिस्टिंग स्टोरेज कितना था, जो सिस्टम की मेंटेनेंस कंडीशन वो क्या थी, वाटर क्वालिटी बेसलाइन क्या था और इंस्टॉलेशन के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही। यही रिस्पॉन्सिबल आउटकम मेजरमेंट है। सैलरीड प्रोफेशनल्स इमोशनल होकर के रिजाइन बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले फील्ड सीखिए, एक कस्टमर सेगमेंट चुनिए, टेक्निकल पार्टनर बनाइए, छोटा पायलट कीजिए, लोकल विलिंगनेस को टू पे जो है वो उसको चेक कीजिए। और NRIs के लिए भी यही रूल है कि रिमोट कैपिटल पर्याप्त नहीं है इसमें। लोकल एग्जीक्यूशन, ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट और आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत ज़रूरी है। सबसे मजबूत बिजनेस शायद सबसे सस्ता इंस्टॉलर नहीं होगा। सबसे मजबूत बिजनेस वो हो सकता है जिसे कस्टमर ट्रस्टेड लोकल वाटर रेजिलियंस प्रोवाइडर माने, जो गलत प्रॉमिस ना करे, जो अजम्पशंस डॉक्यूमेंट करे, जो सिस्टम मेंटेन करे और रिजल्ट मेजर करने की कोशिश करे।
अब शुरुआत की बात पर वापस आते हैं। 2025 में भारत को साउथ वेस्ट मानसून के दौरान एलपीए की लगभग 108% बारिश मिली है। फिर भी हर रीजन, सिटी और कस्टमर को बराबर वाटर सिक्योरिटी नहीं मिली, क्योंकि रेनफॉल नेचुरल इनपुट है, वाटर सिक्योरिटी मैनेज्ड आउटकम है। इसके लिए लोकल असेसमेंट चाहिए, सही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वाटर क्वालिटी प्रोटेक्शन चाहिए और मेंटेनेंस चाहिए। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को केवल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मत समझिए। एक पिट बना दी, एक टैंक लगा दिया, एक फोटोग्राफ ले ली और प्रोजेक्ट कंप्लीट मान लिया। असली सवाल ये है कि सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। कितना यूजेबल वाटर कैप्चर हुआ, कितनी नॉन पोर्टेबल वाटर डिमांड जो है वो रिप्लेस हुई, फिल्टर्स समय पर क्लीन हुए या नहीं हुए, स्टोर्ड वाटर की क्वालिटी कैसी है, रिचार्ज स्ट्रक्चर जो है वो स्टिल से ब्लॉक तो नहीं हो गया, और 1 साल बाद भी कस्टमर को वैल्यू मिल रही है या नहीं। यही डिफरेंस है स्ट्रक्चर बनाने और वाटर सिक्योरिटी बनाने में। अगर आप एक इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो शुरुआत से गवर्नमेंट टेंडर या एक्सपेंसिव सेटअप से बिल्कुल मत कीजिएगा। एक प्रैक्टिकल सीक्वेंस फॉलो कीजिए। पहले लोकल रेनफॉल और वाटर स्ट्रेस को समझिए, फिर एक कस्टमर सेगमेंट को चुनिए, टेक्निकल बेसिक्स सीखिए, क्वालिफाइड सिविल, वाटर और टेस्टिंग प्रोफेशनल्स के साथ में पार्टनरशिप बनाइए, एक छोटा पेड ऑडिट या मेंटेनेंस पायलट कीजिए, कस्टमर की विलिंगनेस टू पे समझिए, फिर यूनिट इकोनॉमिक्स और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कीजिए, रिकरिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कीजिए, बेसलाइन और एक्चुअल आउटकम्स डॉक्यूमेंट कीजिए, स्केल से पहले ट्रस्ट बनाइए। अब इसे भारत की फिजिकल इकोनॉमी की लेंस से देखिए देखते हैं। ये अपॉर्चुनिटी केवल सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड की नहीं है। इसमें इंजीनियरिंग चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, मेसन्स चाहिए, टेस्टिंग लेबोरेटरीज चाहिए, मेंटेनेंस टीम्स चाहिए, लोकल सप्लायर्स चाहिए और ऐसे फाउंडर्स चाहिए जो कस्टमर को इंस्टॉलेशन के बाद छोड़ करके ना जाए। यही लोकल प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है। यही टियर 2 और टियर 3 भारत में स्पेशलाइज्ड सर्विस जॉब क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन स्किल, क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी साथ साथ चलनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए। अब एक अंतिम सवाल, अगर स्ट्रक्चर बन गया लेकिन लोगों की वाटर इनसिक्योरिटी कम नहीं हुई, तो क्या इसे हम प्रोग्रेस कहेंगे? और यही जीईपी का लेंस यूजफुल हो सकता है। जीईपी यानी कि ग्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। यहाँ एक जरूरी क्लैरिफिकेशन है, मैंने जीईपी टर्म कॉइन नहीं किया है। 2025 में प्राइम मिनिस्टर जी ने भी जीईपी यानी कि ग्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ पीपल की फ्रेमिंग का इस्तेमाल किया था। लेकिन जीईपी अभी जीडीपी जैसी वाइडली स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिकल मेजर नहीं है। इसे एक इमर्जिंग आइडिया और पॉलिसी डायरेक्शन की तरह समझना ज़्यादा उचित होगा। तो मैं भी इस एरिया में डॉक्टरेट लेवल रिसर्च कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि इसे जॉब्स, एमएसएमईज, लाइवलीहुड्स, रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी की ग्राउंड रियलिटी से जोड़ करके समझा जाए। जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ये किसी निश्चित समय में देश के भीतर प्रोड्यूस हुई फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को मेजर करती है। सिंपल भाषा में कहें तो जीडीपी इकोनॉमिक आउटपुट दिखाता है। मान लीजिए रिचार्ज स्ट्रक्चर बना, मटेरियल्स जो है वो बिका, लेबर की पेमेंट मिली, ये जीडीपी में इकोनॉमिक आउटपुट के रूप में दिखाई दे सकता है। लेकिन जीईपी आगे पूछता है इसके, जीपी पूछता है कि क्या हाउस होल्ड की वाटर इनसिक्योरिटी कम हुई, क्या लोकल स्किल्स बनी, क्या टैंकर डिपेंडेंसी जो है वो घटी, क्या वाटर क्वालिटी सुरक्षित रही, क्या सिस्टम 1 साल बाद भी काम कर रहा था, क्या कम्युनिटी एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति ज़्यादा रेजिलियंट हुई। यहाँ रेजिलियंस का मतलब है कि शॉक्स या क्राइसिस जो हैं, जो शॉक्स होते हैं, वो क्राइसिस जो होते हैं, उन वो आने पर भी फंक्शनिंग और स्टेबिलिटी बनाए रखने की क्षमता, इसको हम स्टेबिलिटी रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस या स्टेबिलिटी भी कहते हैं। जीडीपी एक्टिविटी दिखाता है और जीईपी हमको कैपेसिटी पूछता है। अब रीजनरेटिव इकोनॉमी की बात कीजिए। इस वाटर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में रीजनरेटिव इकोनॉमी का अर्थ केवल डैमेज कम करना नहीं है। इसका अर्थ नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम्स की कैपेसिटी को रीस्टोर और स्ट्रेंथन करना है। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑटोमेटिकली रीजनरेटिव नहीं बन जाती। रियल रीजनरेटिव के लिए कुछ जो ज़रूरी है वो है एक्वीफायर को नुकसान ना पहुंचे, जो पॉल्यूटेड वाटर है वो ज़मीन में ना जाए, नेचुरल ड्रेनेज और वेटलैंड्स सुरक्षित रहें, लोकल लाइवलीहुड्स मजबूत हों, सिस्टम्स मेंटेन हों और कम्युनिटी की लॉन्ग टर्म वाटर कैपेसिटी बढ़े। इन्वायरमेंट कोई साइड इशू नहीं है, वाटर सिविलाइजेशन की सर्वाइवल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो 5 प्रैक्टिकल टेकअवेज़ यहाँ से याद रखिए इस वीडियो से। पहला टेकअवे, ज़्यादा रेनफॉल का मतलब ऑटोमेटिकली वाटर सिक्योरिटी नहीं है।
दूसरा, रेन वाटर स्टोरेज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज अलग सॉल्यूशंस हैं। तीसरा, स्ट्रॉन्गर डिफरेंशिएशन हार्डवेयर से ज़्यादा ऑडिट, डिज़ाइन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग में मिल सकती है। चौथा, विजिबल प्रॉब्लम को प्रॉफिटेबल डिमांड मानने से पहले प्राइसिंग, यूनिट इकोनॉमिक्स, कंप्लायंस और वर्किंग कैपिटल समझना बहुत ज़रूरी है। और पांचवा, सक्सेस को स्ट्रक्चर्स की संख्या में नहीं, एक्चुअल वाटर आउटकम्स और लॉन्ग टर्म सिस्टम परफॉर्मेंस से मेजर करना चाहिए। तो आज का क्विज क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट की वास्तविक सफलता को सबसे बेहतर कौन सा इंडिकेटर दिखाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कितने रिचार्ज पिट्स बनाए गए ये दिखाता है, या ऑप्शन बी इंस्टॉल्ड टैंक कैपेसिटी कितनी है ये दिखाता है, ऑप्शन सी कि कितना यूजेबल वाटर कैप्चर हुआ, वाटर क्वालिटी कैसी रही और सिस्टम कितने समय तक ठीक चला, और ऑप्शन डी प्रोजेक्ट का सैंक्शन बजट कितना था। अपना आंसर आप कमेंट्स में लिखिए। साथ भी ये भी लिखिए कि आपके एरिया की सबसे बड़ी वाटर प्रॉब्लम क्या है? टैंकर डिपेंडेंस, बोरवेल स्ट्रेस, फ्लडिंग या एग्जिस्टिंग सिस्टम की मेंटेनेंस। और रेन वाटर बिजनेस के लिए जो है ये वो किस एरिया पर अलग डिटेल्ड वीडियो आप देखना चाहेंगे? जो रेन वाटर बिजनेस है, इसके किस एरिया पर आप अगला डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे? ऑडिट पे, मेंटेनेंस पे, या हाउसिंग सोसाइटी मॉडल पर, या इंडस्ट्रियल वाटर सर्विसेज पर? अगर आप प्रॉफिटेबल अर्थ के काम को सपोर्ट करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड से कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये डरने का समय नहीं है, ये समझने का समय है और सही दिशा में तैयारी करने का समय है। मैं हूं वैभव वाजपेयी, आप देख रहे थे प्रॉफिटेबल अर्थ। फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।